नमस्कार। वंदे मातरम दोस्तों। मैं अर्पित कश्यप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्पित में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास शुरू होने से पहले ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आइए तो हम पढ़ते हैं आज टेट, सी टेट, सुपर टेट, KVS इत्यादि में आने वाली CDP के टॉपिकों को। तो हम इनको प्रतिदिन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। आज पहला टॉपिक है अधिगम। आज का पहला टॉपिक क्या है? अधिगम। तो सबसे पहले जानते हैं अधिगम का अर्थ। अधिगम का अर्थ, अधिगम का अर्थ अगर हम इसकी इंग्लिश लिख दें तो लगभग सभी लोग समझ ही जाएंगे। अधिगम मतलब लर्निंग। क्या है? लर्निंग। अधिगम मतलब लर्निंग, मतलब सीखना। सीखना ही अधिगम है। समाज में, समाज के द्वारा, स्कूल के द्वारा कहीं भी हम कुछ सीखते हैं तो वो ही अधिगम है। वो ही अधिगम है। सीखना ही अधिगम है। सीखना ही अधिगम है। लेकिन हम मात्र सीखने तक कह देने से क्या अधिगम डिफाइन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अर्थात अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। मतलब जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया है वो क्या है? अधिगम है। और यह हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है कैसे आता है? अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा। अर्थात अभ्यास से, अनुभव से और प्रशिक्षण से हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन है वो अधिगम है। जैसे अनुभव से कैसे? मान लीजिए कोई चीज़ गर्म पड़ी है और हमें पता ही नहीं है कि वो गर्म है और हमने छू ली, तो बाद में पता चल गया कि गर्म है, तो क्या दोबारा छुएंगे हम? बिल्कुल नहीं छुएंगे। तो इससे क्या हुआ है? हमारा अधिगम, मतलब इससे कुछ ना कुछ हम सीखे हैं, तो यही अधिगम है, मतलब लर्निंग। और हम बात करें अनुभव के द्वारा, हम प्रतिदिन अनुभव के द्वारा कुछ ना कुछ समाज में सीखते ही रहते हैं। कहीं मतलब जो नहीं, पढ़ने ही से ही अनुभव भी एक बहुत बड़ी चीज़ भूमिका निभाता है अधिगम में, सीखने में। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण तो हम लोग जाते ही हैं स्कूल, विद्यालय, कॉलेज में कोरे जाते हैं और कुछ भर के आते हैं दिमाग में, तो यही क्या है? अधिगम है। क्लियर हुआ ना? अधिगम। और जो व्यवहार शब्द, मतलब अधिगम का जो व्यवहार अर्थ है यह एक व्यापक स्तर पर है। व्यापक अर्थ है इसका, ये व्यापक। और ये संकीर्ण, एक ऐसा अर्थ है संकीर्ण। अधिगम का संकीर्ण अर्थ क्या है? सीखना। और व्यापक अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन। इतनी बात क्लियर ना? थोड़ा गला खराब है इसलिए आवाज़ डाउन हो रही है। तो व्यवहार में व्यापक परिवर्तन ही अधिगम है। और हाँ, एक बात और, जैसे हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ है किसके द्वारा? अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण के द्वारा। तो ये नहीं कि ये कुछ दिनों बाद भूल जाओ, मतलब यह एक स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। मतलब हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होगा तभी अधिगम माना जाएगा, वरना अधिगम नगण्य होगा, बिल्कुल शून्य माना जाएगा। क्लियर ना इतनी बात? अधिगम। अब जैसे अब यहाँ पे व्यवहार शब्द आ गया, थोड़ी सी सिर्फ 2 मिनट इस पर चर्चा कर ली जाए। व्यवहार, व्यवहार शब्द अब यहाँ पे बात की है तो आया है तो बात कर ही लेते हैं। व्यवहार शब्द वाटसन महोदय द्वारा दिया गया। वाटसन शब्द, वाटसन शब्द किसके द्वारा दिया गया? व्यवहार शब्द वाटसन महोदय द्वारा दिया गया।
व्यवहार शब्द वाटसन महोदय द्वारा दिया गया। लेकिन अब क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा आता है टेट, सी टेट, सुपर टेट में कि व्यवहारवाद के जनक व्यवहार शब्द किसने दिया, तो क्या हो जाएगा, वाटसन। अगर वहीं हम इसका बात करें प्रयोग अगर प्रयोग की बात करी जाए तो इसका प्रयोग सबसे सर्वप्रथम किसने किया, व्यवहार शब्द का प्रयोग विलियम मैकडूगल किसने किया, मैकडूगल साहब ने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। कब, 1905 में, 1905 में। और इन्होंने यह शब्द अपनी किताब, अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने अपना व्यवहार शब्द प्रयोग कब किया, 1905 में। कब, कहाँ किया, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक में। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे क्वेश्चन आता है कि व्यवहार शब्द किसने दिया, तो आप क्या लगाएंगे, जे.बी. वाटसन। किसने दिया, जे.बी. वाटसन ने। लेकिन इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो विलियम मैकडूगल ने। कब, 1905 में, और अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इतना क्लियर है ना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी स्लाइड लेते हैं। अब आते हैं सीखने के प्रकार, अर्थात अधिगम के प्रकार। तो नंबर एक ज्ञानात्मक अधिगम। ज्ञानात्मक अधिगम क्या है, सीखने का यह इस प्रकार का तरीका है, मतलब सीखने का ऐसा तरीका है जिसमें बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं पर प्रयुक्त होता है। यह तरीका बौद्धिक विकास तथा ज्ञान करने की समस्त क्रियाओं पर प्रयुक्त होता है। बौद्धिक क्षमता द्वारा, हमारे बौद्धिक विकास के द्वारा जो भी कुछ होता है वो क्या है, ज्ञानात्मक अधिगम है जी। मतलब इसके अंदर पढ़ेंगे हम कुछ और अधिगम, जैसे प्रत्यक्षात्मक अधिगम। इसका ए पॉइंट है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। प्रत्यक्षात शब्द से ही आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब परसेप्चुअल लर्निंग। जब किसी वस्तु को देखकर, जैसे किसी वस्तु को देख लिया, सुनकर या स्पर्श करके जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे गाना सुनते हैं तो गाना सुनने के बाद हमको कुछ ना कुछ याद हो जाता है तो हम गुनगुनाने लगते हैं, तो वो भी एक तरीके से क्या हुआ, प्रत्यक्षात्मक अधिगम। यह सर्वप्रथम मतलब सबसे ज़्यादा कब होता है हमारे शैशवावस्था और बाल्यावस्था में। अब नंबर बी, प्रत्यात्मक अधिगम। प्रत्यात्मक अधिगम क्या है, जब बालक साधारण ज्ञान, जो बालक मतलब ज्ञान अर्जित करता है या अनुभव प्राप्त कर लेता है, तो वह तर्क, चिंतन और कल्पना के आधार पर सीखने लगता है। जैसे बच्चा को सीख लेता है तो वह तर्क वितर्क करने लगता है, इसी प्रकार वह अमूर्त बातें सीख जाता है। इसी को ही क्या कहते हैं, प्रत्यात्मक अधिगम।
अब नंबर 2, अब लेंगे नंबर 2। नंबर 2 क्या है? साहचर्यात्मक अधिगम। साहचर्यात्मक साहचर्यात्मक अधिगम। साहचर्यात्मक अधिगम, साहचर्यात्मक मतलब लर्निंग विद एसोसिएशन। लर्निंग विद एसोसिएशन। जब पुराने ज्ञान, जैसे पुराना ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा पुराना ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा किसी तथ्य को सीखा जाता है, किसी तथ्य को सीखा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? सहचर्यात्मक अधिगम। सहचर्यात्मक अधिगम। और इस सहचर्यात्मक अधिगम का प्रयोग सबसे पहले मतलब हम लोग प्रत्यात्मक अधिगम में भी करते हैं। इसका प्रयोग हम प्रत्यात्मक अधिगम में भी करते हैं, क्योंकि उसमें अमूर्त तरीका से सोचना होता है ना, तो हम लोग अनुभव मतलब उसमें जोड़ते हैं अपने विचार, अपने मतलब मस्तिष्क में बनने वाले विचारों को। अब नंबर 3, संवेदनात्मक अधिगम। संवेदनात्मक। नंबर 3 क्या है? संवेदनात्मक अधिगम। मतलब जब सीखना संवेदनशील क्रियाओं द्वारा होता है, जैसे तैरना, साइकिल चलाना, टाइप करना, मोबाइल गेम खेलना, ये सब क्या है? संवेदनात्मक अधिगम। और मतलब जिसमें मतलब इस प्रकार के अधिगम में गामक क्षमताओं का प्रशिक्षण होता है। हमारी गामक क्षमताएं होती हैं, जैसे हम लोग कुछ जैसे तैरेंगे तो चलना तो होगा ही होगा, साइकिल चलाएंगे तब भी चलना ही होगा, बैठना होगा, गेम खेलेंगे हाथ चलेंगे, तो ये सब क्या है? गामक अधिगम। तो संवेदनात्मक अधिगम में गामक क्षमताओं का भी प्रशिक्षण होता है। क्लियर ना? अब आते हैं नंबर 4। क्या है? गामक अधिगम। गामक अधिगम। गामक अभी ऊपर समझ ही लिया हम लोगों ने, इसी का है गामक। गामक अधिगम की बात की जाए, जैसे जिस सीखने में हम अपने अंग संचालन तथा गति पर नियंत्रण की व्यवस्था होती है। मतलब जिस सीखने में अंग संचालन तथा गति पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, उसे गामक अधिगम कहते हैं। इसमें समस्त शारीरिक कुशलता के कार्य सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे देखना, सिर उठाना, बैठना, चलना इत्यादि। ये सब क्या है? हमारे गामक अधिगम है। क्या है? गामक अधिगम। इतनी बात क्लियर हुई ना? क्लियर है ना? आइए अब अगली स्लाइड लेते हैं। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। नंबर 1, अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। जैसे नंबर 1, सीखना सीखना एक प्रक्रिया। सीखना एक प्रक्रिया। सीखना एक प्रक्रिया। जैसे सीखने से हमारे मस्तिष्क में कुछ रेखाचित्र बनते हैं, जो जैसे हम जो भी कुछ सीखते हैं तो हमारे दिमाग में चलता ही रहता है। ये बात तो है ना, सबके साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है। तो मतलब जो भी कुछ सीखते हैं हम तो हमारे दिमाग में चलता रहता है, कुछ रेखाचित्र मतलब उसके बनते ही रहते हैं, जो अभ्यास से दृढ़ एवं स्पष्ट होते रहते हैं और भविष्य में जागृत होकर सहायता करते हैं, जो हमारे भविष्य में सहायता भी करते हैं कभी वक्त आने पर। अतः जैसे सीखना अतः सीखना धीरे धीरे निश्चित तरीके से उन्नति की ओर बढ़ता है। यही क्या है?
सीखने की प्रक्रिया। मतलब हमारे अधिगम में प्रतिदिन दिन प्रतिदिन उन्नति ही होती रहती, कभी डाउन भी होता है, लेकिन अगर हम सीखेंगे तो उन्नति ही होगी। तो अर्थात तो हमारे दिमाग मस्तिष्क में कुछ रेखाचित्र बनते हैं जिसके द्वारा हम अभ्यास करके इन्हें स्पष्ट होते रहते हैं। तो यही क्या है, एक तरीके की सीखने की प्रक्रिया है। क्या है? सीखने की प्रक्रिया। इतनी बात क्लियर हुई ना? अब नंबर 2, सही प्रतिचारों का चुनाव। सही प्रतिचारों का चुनाव। नंबर 2, सही प्रतिचारों का चुनाव। सही प्रतिचारों का चुनाव। जैसे किसी भी कार्य को सीखते समय सीखने वाला जो प्रयास करता है वे सभी क्या कहलाते हैं? प्रतिचार। क्या कहते हैं? प्रतिचार कहलाते हैं। मतलब जो भी हम जैसे कुछ सीख रहे हैं तो हमारे द्वारा जो भी प्रयास किया जाएगा वो सब क्या है? प्रतिचार। तो सीखते समय सही प्रतिचारों का चयन करना होता है ताकि समय को एवं शक्ति का सही प्रयोग कर सकें। तो यही सब क्या है? सही अधिगम की विशेषता है। नंबर 3, अभ्यास। अभ्यास तो अधिगम का बहुत बड़ा ही हिस्सा है। मतलब सबसे ज़्यादा अभ्यास सीखने में सही प्रतिचारों का बार बार प्रयोग किया जाता है ताकि सीखना स्थायी हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? इसकी अभ्यास, मतलब अधिगम की जो अभ्यास विशेषता है, इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर सही प्रतिचारों को बार बार प्रयोग किया जाता है। क्लियर ना? ठीक, मतलब जब हमें लिखना नहीं होता कापी में सिर्फ इसकी विशेषताएं लिखनी होती हैं, लेकिन समझने के लिए इसका अंतर का समझ लीजिए। लेकिन कापी में सिर्फ इतना ही लिखा जाता है, इतना डीप नहीं आता है। ठीक है। नंबर 4, परिवर्तन में स्थायित्वता। नंबर 4 क्या है? परिवर्तन में स्थायित्वता। सॉरी। परिवर्तन में स्थायित्वता मतलब ये तो जैसे जब जो भी हम काम करते हैं, चाहे घर का कैसा भी छोटा मोटा काम हो, हम कुछ भी काम करते हैं, मतलब ना आते हुए भी डेली प्रतिदिन करने से क्या आता है कि हम उसे सीख जाते हैं। तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम वो इतना बड़े तरीके से करने लगते हैं, अच्छे तरीके से करने लगते हैं, मतलब उसमें स्थायित्वता आ जाती है। मतलब हम कभी भी उसका प्रयोग आसानी से कहीं भी कर सकते हैं। तो यह क्या है? स्थायित्वता। मतलब बिना शुरुआत में कोई बताएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम अपने आप स्वयं करने लगेंगे। तो यह क्या है? स्थायित्वता। क्या है? स्थायित्वता। क्लियर ना? इसमें थोड़ा ही समझना था ये स्थायित्व। अब नंबर 4, नंबर 5 क्या है? लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य की प्राप्ति। जैसे हर हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ छोटा मोटा तो लक्ष्य होता ही है कि हमें ये करना है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ ना कुछ मतलब लक्ष्य होता ही उसका। तो लक्ष्य जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित होता है। इसी से सीखने वाले को उत्साह एवं बल प्राप्त होता है। इसी से हमें बल एवं उत्साह प्राप्त होता है। तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए तो बिना लक्ष्य निर्धारण करे कोई भी सीखना सफल नहीं हो पाता है। ये बात तो क्लियर है। मतलब सीखने में लक्ष्य प्राप्ति करना आवश्यक होता है। सीखने में लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो
तो लक्ष्य अधिगम के द्वारा क्या होता है, हमारे लक्ष्य की भी प्राप्ति होती है। जैसे मतलब जो भी हमें कुछ पाना चाहते हैं तो हम उसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयोग करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे अधिगम में भी परिवर्तन होगा। तो अधिगम मतलब अधिगम एक तरीके से, अधिगम की विशेषता क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति। भाई अधिगम कब होगा, हमें किसी चीज़ की विशेष ज़रूरत होगी, और ज़रूरत होगी तो हम उसे अपने व्यवहार में उतारेंगे, तो क्या लक्ष्य की प्राप्ति होगी कि नहीं, धीमे धीमे। तो क्लियर है ना इतना, लक्ष्य की प्राप्ति। नंबर 6 है विभेदीकरण। नंबर 6 क्या है, विभेदीकरण। विभेदीकरण विभेदीकरण मतलब मानव जाति में मतलब एक विशेषता होती है कि वह एक क्रिया और दूसरी क्रिया में अंतर स्वयं ही पहचान लेता है। तो इसी को मनोवैज्ञानिक में विभेदीकरण कहा जाता है। मनो इसी को मनोवैज्ञानिक में विभेदीकरण कहा जाता है। जैसे अब कुछ चीज़ हमें पता ही नहीं थी पहले कि ये कैसी है, वो कैसी है, ये कैसी है, वो कैसी है, तो कैसे पता चला। मान लो हमने एक ठंडी बोतल छुई, एक गर्म बोतल छुई, तो हमने जब उसको छुआ, मतलब इस तरीके से अधिगमी हुआ, तो हमने उसे छुआ तो पता चला ये गर्म है। कैसे पता चला, छूने के बाद ही पता चला। उसको छुआ तो ये ठंडा है, तो तभी पता चला कि है एक गर्म है और एक ठंडी है। तो इस क्या हुआ, विभेदीकरण। मतलब जब उसके उसके पास गए, उसके बारे में जाना, मतलब एक तरीके से अधिगम ही हुआ। अधिगम हुआ ना, इसके किसी के बारे में जाना, तो कुछ ना कुछ हमने सीखा कि एक गर्म है एक ठंडी है। तो उन दोनों में हमने जो विभेद किया वही क्या है, विभेदीकरण। क्लियर ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।